नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ कुछ समय के अंतराल के बाद एक बार फिर से एक महान शोषक बैठ गए हैं जिन्होंने 5,000 वर्षों से पानी नहीं पीने दिया, अपने से खुद तो शोषण किया ही क्योंकि ब्राह्मण है, क्षत्रियों के साथ मिलकर ठाकुर का कुआं बनवा दिया, लेकिन उस पर पानी पीने की पाबंदी लगा दी, वेद पाठ नहीं करने दिया। और इनके साथ मैं हूं व्यालोक। हालांकि मुझे मेरी जाति पता नहीं थी, लेकिन जेएनयू जैसी जगह ने मुझे मेरी जाति बताई, तो मैं भी उसी शोषक परंपरा से आता हूं। तो आज दो शोषक मिलकर शोषण की कहानी गाएंगे, लेकिन पहले जरा ये तस्वीर देखें। इसका वीडियो मैंने जानबूझकर नहीं लगाया है क्योंकि वो वीडियो बहुत ही हृदय विदारक है। और जो मोहम्मडन तहर्रुश खेलते हैं, कम से कम वो चीज हम लोगों के समाज में नहीं थी, लेकिन इस बच्ची के साथ लगभग वैसा ही करने की कोशिश की गई। और ये जो दो शूर्पणखा और ताड़का है, जिसने इनको सेंटर में जो लड़की हैं उनको पकड़ रखा है, इनका परिचय बाद में देंगे, लेकिन पहले शोषक आचार्य से पहली प्रतिक्रिया ले लेते हैं। हाँ तो भाई ब्राह्मण जी, शोषक जी, बताइए क्या प्रतिक्रिया है भाई, आपकी। सबसे सबसे पहली प्रतिक्रिया तो ये है कि इस तस्वीर को हमने अपना बदल करके फेसबुक डीपी बना दिया है। और जैसा कि पुराने जमाने में हुआ करता था, जिन लोगों को थोड़ा पुराना फेसबुक का दौर याद होगा, उस समय उन लोगों को याद होगा कि जब कोई तरीका और नहीं बचता था विरोध प्रदर्शित करने का, मतलब मीडिया वगैरह जो है वो बिल्कुल ही चुप्पी साध लिया करती थी। सत्ता पक्ष के लोग थे मीडिया में बहुत ज्यादा, और मीडिया बिल्कुल भी कोई बयान जारी नहीं करती थी, बिल्कुल ही खबर को दबा देने की कोशिश करती थी। उस समय लोग ये किया करते थे कि अपनी प्रोफाइल पिक्चर, अपनी डीपी जो है उसे बदल करके वो वाली डीपी लगा देते थे जो उनका मुद्दा होता था। तो ये पुराना तरीका हमने फिर से निकाल लिया है, कई दिनों के बाद, काफी समय के बाद फिर से वही तरीका इस्तेमाल करना पड़ा है, क्योंकि मुख्य धारा की मीडिया जो है, मतलब जो पैसे से खरीदी जा सकती है, वैसी वाली मीडिया जो है उसने बिल्कुल ही इनकार कर दिया है। बहुत ज़्यादा दबाव बनने के बाद 15 दिन के बाद वो इस मुद्दे पर बोलने आई थी, लेकिन अब फिर से जो है उसने चुप्पी साध ली है, वो नए मुद्दों की तलाश में निकल पड़ी है। और सरकारी कटोरी से मलाई चाट रहे बिलौटे जो होते हैं, तो सरकारी कटोरी से मलाई चाट रहे बिलौटों को अपने हिस्से की मलाई का जस्टिफिकेशन तो देना होगा कि भैया मलाई जो चाट रहे हो उसके बदले में उसका हिसाब कहाँ है। तो उसके हिसाब में सरकारी कटोरी से मलाई चाट रहे बिलौटों ने कहना शुरू कर दिया है कि नहीं नहीं जी, भाजपा इस तरह में तो कमजोर पड़ जाएगी जी, हमें जातिवाद नहीं करना चाहिए जी, हमें बिल्कुल वैसा नहीं हो जाना चाहिए जी। तो ये सब कुछ सुनने के बाद जो है वो सरकारी कटोरी से मलाई चाट रहे बिलौटों से हमेशा मेरा ये प्रश्न जो है वो बिल्कुल खुला प्रश्न रहता है कि जैसे ही कोई यूजीसी वाले बिल का समर्थन करता हुआ दिखता है, उससे सबसे पहले तो ये पूछो कि कौन से आयोग, कौन से कमीशन के अध्यक्ष बने बैठे हो, या किसी जो सरकारी योजना होती है उसमें जाकर के जो है तुम मीडिया सलाहकार बने हुए बैठे हुए हो, क्या बने हुए बैठे हुए हो। जैसे वो ये बता देगा, आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा कि वो क्यों समर्थन कर रहा है यूजीसी वाले बिल का। अब यूजीसी वाले बिल में देखिए, शुरुआत से ये धोखाधड़ी चल रही है। सबसे पहले तो सरकारी कटोरी से मलाई चाटने वालों बिलौटों ने कहना शुरू किया कि देखिए ये तो जी दिशा निर्देश है जी, इससे कुछ नहीं होता जी। जब हम लोगों ने दिखा दिया कि भैया वहाँ पे अधिसूचना लिखी हुई है, दिशा निर्देश नहीं लिखा हुआ है, सरकारी गजट पे छप के जो आता है वो दिशा निर्देश नहीं होता, वो अधिसूचना होती है, वो कानून की तरह लागू होती है। और सरकारी जो गजट होता है उसी वाले चीज को फाड़ने के लिए जो है हम लोग लंबे समय तक राहुल गांधी की मजम्मत करते रहे हैं। तो कृपया हमें न सिखाएं कि वो सरकारी गजट जो है उस पर छपा हुआ जो है वो दिशा निर्देश नहीं है। जब उनकी समझ में आ गया कि ये वाला ढोंग नहीं चलेगा, तो उन्होंने दूसरा ढोंग करना शुरू किया। दूसरे ढोंग में कहना शुरू किया, अच्छा लिखा हुआ लिखाओ, लिखा हुआ दिखाओ, इसमें कहाँ गलत लिखा हुआ है। जब वो भी जब हाइलाइटर से हाईलाइट करके और बाकायदा मुंह पे चिपका दिया, तब कहने लगे नहीं नहीं जी, हम इसमें बदलाव करेंगे जी, ये तो जी सुप्रीम कोर्ट का था जी। फिर हम लोगों ने दोबारा याद दिला दिया कि भैया सुप्रीम कोर्ट का कानून तुम बदलते नहीं हो, ऐसा तो नहीं है, पहले भी ऐसे मामलों में ऐसा कर चुके हो। तो अल्पसंख्यक समुदाय की जब बात होगी
तो तुम भूल जाओगे और बहुसंख्यकवाद करने लगोगे फटाक से कि बहुसंख्यकों को हम साथ देंगे, अल्पसंख्यक का जो है वो हक मार लिया जाएगा। तो भैया ये ऐसे शांतिपूर्वक यहूदी बन जाने के लिए हम तैयार नहीं हैं। आप हमें मार दें और उसके बाद कहें कि तुम जाओ एक जगह पे कहीं पे तुम अपनी ज़मीन खरीद लो और वहाँ अपना एक अलग देश बना लो, तो ये नहीं चलने वाला। भाई हम अपनी ज़मीन क्यों छोड़ें? तुम भाग जाओ बाहर। आपका माइक शायद म्यूट है, देखिए। अभी इस घटना पर थोड़ा आते हैं। ये घटना दिल्ली विश्वविद्यालय की है और जिस शूर्पणखा और ताड़का ने पकड़ रखा है बीच की लड़की, उसका नाम रुचि तिवारी है। नाम से ही स्पष्ट है कि शोषक समुदाय की है और सबका शोषण कर रही है, इसीलिए उन दोनों ने उसको पकड़ रखा है। अब क्या ये मान लिया जाए कि तमिलनाडु में जिस तरह रामास्वामी ने बाकायदा ब्राह्मणों के सफाये का आह्वान किया था, अपने चेले चपाटों को बाकायदा निर्देश देता था कि आज तुमने 16 ही चुटिया काटी है, आज तुमने 20 ही काटी है, जैसे वह प्रभु श्री राम के मंदिरों को ध्वस्त करना चाहता था, तो मान लिया जाए कि वो बयार दिल्ली में भी आ गई है। क्योंकि ये जो घटना हुई है उसमें एक दाहिने वाली जो है वो आइसा से जुड़ी हुई है, तथाकथित प्रगतिशील संगठन, और दूसरी वाली ने तो और भी कमाल किया है, उसने भगत सिंह के नाम पर भगत सिंह छात्र एकता मंच से वो जुड़ी हुई है। आज भगत सिंह बेचारे जहां कहीं सिमरन भी नाम है ना, या गुरमीत, क्या नाम है, सिमरन या गुरमीत, ऐसा ही कुछ नाम था। कीरत नाम है और हाँ, एक का नाम अंजलि है। वो हिडिम्बा नहीं, हिडमा बचाओ, हिडमा बचाओ, हर घर से हिडमा निकलेगा वाला जो पिछले साल का था, वो इसी संगठन का था। वो भी इसी का था। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आज अगर भगत सिंह बेचारे जहां भी होंगे स्वर्ग में, मतलब वो तो करवटें बदल रहे होंगे कि मेरे नाम पर ये क्या धांधली मचा रखी है, क्या गंदगी मचा रखी है। दूसरी ओर मेरा सीधा सवाल यह है कि क्या ब्राह्मण होने का मतलब यह है कि पहले तो तिरस्कार ही था कि भाई ब्राह्मण है तो तिरस्कार कर दो, गाली दे दो इधर उधर, लेकिन अब तो बाकायदा शारीरिक हिंसा हो रही है और ये तमिलनाडु से फैलकर ये बीमारी दिल्ली में आ चुकी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ चुकी है। और कल पुलिस ने बाकायदा प्रोटेक्शन दिया है इन दोनों ताड़काओं को। जी सिर्फ इतने तक बात तो है नहीं, ये कब किस दौर में नहीं होता था ये बता दीजिए। ये जो 1.25 मन जनेऊ तोलने की औरंगजेब की बात होती है, तब नहीं होता था क्या? या फिर तब नहीं होता था जब फ्रांसिस जेवियर ने लिखा था कि अगर ब्राह्मण नहीं होते तो मैं पूरे भारत का धर्म परिवर्तन कर डालता, और उस समय जो ब्राह्मण थे उनका वो जो ब्रीस्ट रिपर कहा जाता है, एक चिमटे जैसी चीज जिससे स्तन नोच लिए जाते थे, वो अभी भी देखे जा सकते हैं। एक बार ब्रीस्ट रिपर आपको सर्च करना भरा गूगल पर। कई ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में बात नहीं की जाती क्योंकि ये ऐसा विभत्स था कि उसके बारे में बोलने वालों को भी बोलना अच्छा नहीं लगता। जो वो गाना आप सुन रहे होते हैं, बॉबी फिल्म का था शायद, दे 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 रे दे रे साहिबा पैर में सौदा नहीं। वो गाना क्या है? वो गाना असल में कोंकणी भाषा में जब गाया जाता है तो उसमें कहा जा रहा होता है कि मुझे नदी पार करवा दो, क्योंकि नदी के इस पार जो शासन है उसमें मुझे शादी करने की परमिशन नहीं है। हमारे तरीके से जो विवाह होता था उस तरीके को वो लोग कह रहे होते थे कि भैया ये तो विवाह हुआ ही नहीं, विवाह हुआ नहीं और ऐसे ही साथ में रह रहे हैं पति पत्नी की तरह, तो फिर तो ये बलात्कार हुआ और अवैध यौन संबंध बनाना हुआ, और अवैध यौन संबंध के लिए जो सजा होती है वो सजा दी जाएगी, और पति पत्नी दोनों को फांसी पे सूली पे टांग दो, जिंदा लड़की को तो जीवित लकड़ी के स्तंभ से बांध करके जीवित जला दो। तो ये सजाएं दी जा रही होती थी, और इस सजा से बचने के लिए वो लड़की गा रही होती थी कि मुझे किसी तरह से नदी पार करवा दो। प्यार में सौदा नहीं वाला जो लाइन है वो करीब करीब वही लाइन कोंकणी में भी गाई जाती है, और उस लाइन में वो कह रही होती है कि मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें किराया दे सकूं, लेकिन मुझे नदी पार करवा दो, नाविक से कह रही होती है, याचना कर रही होती है। तो ये था वो गाना। तो उस समय में नहीं हो रहा था ऐसा भी नहीं है। और अगर बिहार के लोगों को याद नहीं है तो हम कर्पूरी ठाकुर का नाम क्यों भूल रहे हैं? कर्पूरी ठाकुर भी तो यही कर रहे थे ना। अभी अभी तो उनको भारत रत्न और क्या क्या देकर के सम्मानित करके बैठे हुए हैं। बिल्कुल यही तो बिल्कुल सेम टू सेम कर रहा होता था मुलायम सिंह यादव। उसे भी भाई सम्मानित करके और क्या क्या करके जो है वो बिठा रखा है सिर पे।
और सिर्फ इन लोगों की ही बात क्यों? जो एक मीडिया सलाहकार बड़े वाले बैठे हुए हैं दिल्ली में, पूर्व पॉर्न संपादक, वो जो तस्वीरें उठा करके डाल रहे थे, ये जो सुदामा कोटा कहा जाना शुरू किया गया है, ये सुदामा कोटा नाम किसने रखा था? ये सुदामा कोटा नाम रखने वाले तो वही थे। सोशल मीडिया पर सबसे पहले ये शब्द जो है उसी ने इस्तेमाल करना शुरू किया था, सुदामा कोटा, ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए सुदामा कोटा उसने कहना शुरू किया था। जबकि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए जो आरक्षण है उसमें जाति की कोई बात ही नहीं है। कोई मुस्लिम है तो भी ले सकता है, कोई क्रिश्चियन है वो भी ले सकता है, जाति की तो उसमें कहीं कोई बात होती ही नहीं। तो ये सब कुछ जब चल रहा था, जब ये सब कुछ हो रहा था, उस समय जो कम बोला गया या चुप्पी साध ली गई या ये सोच लिया गया कि नहीं हमारे बोलने से ना, हमारे विरोध करने से ना, जो सामाजिक समरसता है ना उसकी हानि हो जाएगी। भैया पूरा ठेका हमने ही ले रखा है, और तुम्हारा जो संगठन बना रखा है बहुत बड़ा सा, एक बड़ा अच्छा सा बड़ा नामी सा तथाकथित राष्ट्रवादी संगठन जिसमें सभी हिंदू होते हैं, सबका डीएनए सेम हो जाता है, और सलमान खान को बुला करके कभी पतंग उड़वाया जाता है उसके साथ, और कभी उसे बुला करके बताया जाता है कि युवा तो इसके जैसे नहीं। तो अभी तो अभिषेक, वो कौन है, राज कपूर का कोई खानदान का वो जो लौंडा अभी बहुत फेमस हो रहा है, बड़ा अच्छा है, एनिमल फिल्म में उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, जो बीफ ईटर, रणवीर कपूर या रणधीर कपूर या रणधीर कपूर का शायद बाप था, वो भी तो गया है, वो भी गया है। अब ये लोग बीफ ईटर को भी बनाएंगे हिंदू। अच्छा, जहां आप, जैसे मेरे दर्शकों श्रोताओं से है कि कई लोगों ने टिप्पणी की है, कुछ लोगों ने, कि आप राष्ट्रवादी हैं, आपको बहुत वर्षों से पढ़ता रहा हूं, तो भैया ऐसा है कि जब आपके ये 2014 वाले बालक बालिका पैदा भी नहीं हुए थे, तब बंदा 1997 में जेएनयू में लड़ाई लड़ चुका है, कर चुका है। और 1997 से 2014 के बाद जो अचानक से नवांकुरित राष्ट्रवादी हुए हैं, लेकिन मैंने न तो पीएम का ठेका ले रखा है, न किसी पॉलिटिकल पार्टी का ठेका ले रखा है। पीआर का जब काम करता था तब भी मेरा फेसबुक और ट्विटर बंद नहीं होता था। इसी शर्त पर मैं काम करता था कि मैं आपकी गलत बातों की आलोचना करूंगा ही। क्या रितु तिवारी का कोई सामाजिक संरक्षण का अधिकार नहीं है? क्या उसके साथ जो मोहम्मदन तहर्रुश करते हैं वो कोशिश जायज है? और आनंद भाई, आपने सबसे बड़ा नाम तो लिया ही नहीं, बाबा डॉक्टर का, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने संविधान बना दिया। हालांकि नहीं, वो तो देखिए संगठन का कहना है ना कि अंबेडकर इज द ओनली गॉड एंड मोदी इज हिज ओनली प्रॉफिट। ओके, तो भाई आपको पता है कि दूसरा कौन सा जो संगठन है, दूसरा कौन सा धर्म, दूसरा कौन सा मजहब है जो कि ऐसा कर रहा होता है? तो उसमें आप विरोध करेंगे तो भैया तो आपका सरतन जुदा हो जाएगा ना। आईटी सेल से हमें डर नहीं लगता, मुकदमे हो जाने से हमें डर नहीं लगता, ऐसा थोड़ी है। मेरे ऊपर मुकदमा ठोक देंगे तो डर सभी को लगता है, गला सभी का सूखता है, मेरा भी सूखता है भाई। ऐसे कैसे हम नाम ले लें? मोदी इज द ओनली प्रॉफिट। मोदी की निंदा और ईश निंदा में अंतर कितना है? नहीं, मैं तो संविधान की बात कर रहा हूं जिसने बाकायदा यह सुनिश्चित किया है कि सामान्य वर्ग के साथ अत्याचार, अनाचार, हिंदुओं को 8वें दर्जे का, क्योंकि हिंदू तो अब मुझे लगता है ये कहते हुए बड़ी दिक्कत की बात है, लेकिन हिंदू तो शायद सामान्य वर्ग ही बचा हुआ है, क्योंकि उसी को कुछ नहीं दिया जा रहा है। जितना लेना था ले लिया गया, और अब कहा जा रहा है कि भैया तुम 8वें दर्जे के जो नागरिक हो, अब तुम्हारे साथ शारीरिक हिंसा भी होगी। नहीं, शारीरिक हिंसा क्यों होगी? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? अब कहा जा रहा है कि अपनी बेटियां भी दे दो। हाँ, ये कहा जा रहा है। बीजेपी का एक नेता बता रहा था कि 20-20, 25-25 हजार रुपए में मिलती हैं। नहीं तो वो तो दूसरा नेता बता रहा था कि हाँ करेंगे तो क्या उखाड़ लोगे। अरे तो आपने परम पूज्य माननीय सर संघ चालक मोहन भागवत जी की बात शायद नहीं सुनी। शायद उन्होंने भी कहा है कि रोटी बेटी का संबंध करने से ठीक होगा मामला। अब दिक्कत यह है कि ये रोटी बेटी वाला मामला
सामान्य वर्ग को ही कहा जा रहा है। भाई जरा ओबीसी ही आपस में कर लें, ओबीसी ही दलित से कर लें। अब देखिए सबसे पहले तो इसमें मर्दवादी सोच जाहिर होती है। ये जो मर्दवादी पुरुषवादी सोच है गंदी सड़ी हुई, भैया लड़की का अपना हक है। हम जिस सती सावित्री की बात कर रहे होते हैं, आप देख लीजिए, सती ने भी अपनी मर्जी से विवाह किया था। सावित्री खुद रथ पर चुन बैठ करके गई थी घूमने और चुनने के लिए कि किससे विवाह करना है। तो जबरदस्ती आप लड़की दे दो, ये तो सोच ही गंदी है। सबसे पहले तो मर्दवादी है, उसके बाद जाकर के कहेंगे स्त्री विरोधी है। बलात्कार करने की जो मंशा है तुम्हारी, इस बलात्कार की मानसिकता को तुम जायज बता रहे हो, इस मानसिकता को तुम उचित बता रहे हो। कितने बीमार, कितने सड़े हुए हो, और उसके बाद तुम कह रहे हो कि ये गट्टर जब मुझे दिख जाए तब मैं तुम्हारा समर्थन करने उतरूं। भाग जाओ यहां से। लड़कियों के बारे में ऐसा सोचोगे तो हम तुम्हारा समर्थन नहीं करेंगे। लड़कियों पर हमला हो रहा है, शारीरिक हिंसा हो रही है, क्योंकि इसने कुछ सवाल पूछ लिए थे उसी यूजीसी बिल को लेके। और ये दो दिक्कत इस बात से ही हुई होगी, दिक्कत इस बात से ही हुई होगी कि लड़की होकर के सवाल पूछ रही है। कैसे सवाल पूछ रही है लड़की होकर के? उसमें भी जनरल कास्ट की लड़की और सवाल पूछ ले रही है हमसे। हम महान लोग हैं, हम बड़े लोग हैं, हमसे जनरल कास्ट की लड़की कोई सवाल कैसे कर सकती है? तो दिक्कत तो इस बात से होगी ही। इस लड़की के लिए तो वो ये सोच रहे थे कि जिसकी मर्जी होगी वो अपने बिस्तर पर ले जाएगा, और कोशिश भी यही की कई लोगों ने मिलकर के। वो तो भीड़ भाड़ वाली जगह थी, पता नहीं कैसे वो लड़की बच गई, नहीं तो कोशिश नहीं, तो वहां बिस्तर पे ले पुलिस जाने भी की कर मौजूद रहे थे। थी। मजे की बात यह है कि पुलिस भी मौजूद थी, और पुलिस ने प्रोटेक्शन किसे दिया? इन ताड़काओं को बाकायदा थाने में रखा। जब भीड़ ने कहा कि भाई रुचि तिवारी के साथ गलत हुआ है, तो पुलिस अपने संरक्षण में उसको ले गई। अभी तक कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ है। जब तक हम लोग बातचीत कर रहे हैं तब तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। और ये सरकार कह रही है, ये संविधान का चूरन हमें बांटा जाता है कि हम समानता के लिए प्रतिबद्ध हैं और फलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, क्या क्या है, कौन कौन सी बातें। इसीलिए मैंने बाबा डॉक्टर का नाम लिया कि भाई निर्माता तो वही है ना। भले ही संविधान 10 देशों का कट कॉपी पेस्ट हो, भले बीएन राव चले गए तेलहंडे में, राजेंद्र बाबू चले गए तेलहंडे में, 243-45 सदस्य जो थे वो सबके सब तेलहंडे में चले गए। तो भाई जब अच्छी बातों के लिए आपको याद किया जाएगा, भारत रत्न दिया जाएगा, तो जरा इस बात पर भी चर्चा हो जाए। आपका नहीं, कंक्लूजन और इसमें सबसे पहले तो भैया कड़वी गोली खाली मेरे हिस्से क्यों आएगी? नेताजी कब खाएंगे कड़वी गोली? थोड़ी कड़वी गोलियां तो भैया जनता अगर खाएगी तो जनप्रतिनिधि को भी खिलाया जाएगा। तो जनप्रतिनिधि भी अब अपने हिस्से की कड़वी गोली खाएं और भुगतें इसका नतीजा। नहीं तो आपको अगर जनप्रतिनिधि विरोध अगर बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है, एक नेता, भाजपा का एक कायर नेता, एक घटिया आदमी भी मुंह खोल करके बोलने नहीं आया है कि ये गलत था। सबके सब इसे डिफेंड करने में, बचाने में लगे हुए हैं। तो भैया जब तुम डिफेंड करने और बचाने में लगे हुए हो, मतलब मेरे विरुद्ध हो, तुम वही करना चाह रहे हो। तुम वही आदमी हो जो बेटियों को उठा करके ले जाना चाहता है। तुम्हें हम अपने घर नहीं आने देंगे। साफ सीधी बात। वो तो अपने बेटे बेटियों को विदेश भेज दे रहे हैं। अच्छा, हाँ, निशिकांत दुबे जी ने तो अपने बच्चों को विदेश भेज रखा है, बाकी सब ने भी भेज रखा है। किसने नहीं भेजा है? छोटे शंकर प्रसाद ने छोटे भेज रखा छोटे है। मोटे कोई छुटभइये होंगे तो उन लोगों ने नहीं भेजा होगा, लेकिन जितने बड़े नेता हैं सबने तो अपने बच्चों को विदेश भेज रखा है। लेकिन विदेश में अब भारतीय कह के मारा जा रहा है। अब तो क्या वहां होगा? पे उनका वहां उनका क्या होगा? वहां पे तो हमारा संविधान नहीं चलता ना, वहां तो हम वोट देने नहीं जाते, तो वहां जो होगा देखा जाएगा। तो भागने की कोशिश करके तो सभी लोग देख चुके हैं। भागने की कोशिश करके सब जाकर के इजराइल में बस गए तो उस पर हमला बंद हो गया क्या? तो भागने की कोशिश का नतीजा क्या होता है वो तो सब लोग देख चुके हैं, कई बार देख चुके हैं, आंख के सामने है। आप कोई आंख उस पर से भी बंद करना चाहे तो उसकी मर्जी है, लेकिन इरादा उनका वही है। अब ये कह रहे हैं बेटियां हमें दे दो, और तुम उसको सुन करके और उसके बाद भी कह रहे हो नहीं नहीं जी, सामाजिक समरसता का सवाल है,
तो तुम अपनी बेटी दे दो बे, हम नहीं दे रहे। दर्शकों श्रोताओं, प्रश्न हैं जिन पर गौर करने की जरूरत है, आत्मचिंतन करने की जरूरत है, मनन करने की जरूरत है और तैयार होने की जरूरत है। हमारे ऊपर कितने तरफ से हमले हो रहे हैं। मोहम्मदन और क्रिश्चियनिटी जैसे काफी नहीं थी, तो एक नया धर्म, एक नया कल्ट पैदा हुआ जिसको नवबौद्ध कहते हैं। अब ये नवबौद्ध क्या है, क्या खिचड़ी है, ये देखना हो तो आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश चले जाइए, बिहार के गांव में चले जाइए, कहीं भी जाएंगे आपको दिख जाएगा। और जैसा कि आनंद जी ने कहा कि नए प्रॉफिट पैदा हो गए हैं, नई नई उम्मतें पैदा हो गई हैं, तो इसमें कैसे बचा जाए, बचाया जाए और कैसे सामाजिक सौहार्द का एक तरफा ठेका न लिया जाए, इन सभी प्रश्नों के साथ छोड़ जा रहा हूं। बाकी इस वीडियो के नीचे आकर जातिवादी लिखने का आपको पूरा अधिकार है। मेरा सवर्णपना रिसने लगा है, ये भी आप कह सकते हैं। आनंद जी का भी सवर्णपना, जबकि आप लोगों को शायद पता ना हो कि हमारे जितने दोस्त हैं हम उनमें से किसी की जाति नहीं जानते। लेकिन आप लोग स्वतंत्र हैं, विचार कीजिए, सोचिए, क्योंकि जैसा कि आनंद जी की बहुत फेमस लाइन है, सोचने के तो पैसे लगते नहीं है, तो सोचिएगा। तो सोचने पे पैसे नहीं, सोचने पे जीएसटी नहीं लगता, गब्बर सिंह टैक्स नहीं लगता। तो सोचिएगा जरूर और उस पर एक्ट भी कीजिएगा। फिलहाल इतना ही। व्यालोकवाणी को जिस तरह आपने अपना स्नेह और प्रेम दिया है, प्लीज देते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और अगर हमारी बात अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाने का प्रयास करें। एक विराम के बाद फिर मिलेंगे। जय सिया राम। जय श्री